Hello everyone, my name is Prerna and today I am going to explain you Indian Express editorial sections. Okay, so just let's start. The first one is this one. Why policy needs to focus on gender wealth inequality. Okay, let me just give you a brief overview कि इस पूरे आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है. Okay, before starting this I want to tell you that I will use Hindi and English both. Okay, so I have already highlighted this thing. I will explain you the entire article, but whatever I have highlighted that is more important from our exam point of view. Okay, तो इस आर्टिकल में जो है ये जो ऑथर है बीना अग्रवाल ये बता रही है कि जो जेंडर वेल्थ इनइक्वालिटी है उस पर पॉलिसी का फोकस होना चाहिए. मीन्स महिलाओं के पास द वुमेन हैज़ लेस wealth than the men, but whatever index which are coming these days, those are not telling about the wealth inequality which exists between men and women, and why it is important to understand this particular fact. That is what this article is about. Okay, क्यों मुझे हमें जानना है कि महिलाओं के पास कम है वेल्थ और इसके बारे में हमें कंसिडर करना चाहिए, और महिलाओं के पास जब वेल्थ ज़्यादा होती है तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स विच आर देयर इफ़ अ वुमेन हैज़ द वेल्थ. तो दैट इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग. The first one she has quoted one data. The World Inequality Report 2026 was published in June by the World Inequality Lab. Okay, now she says that the UN report counting what counts was released in May. The first focus on inequality head on. The second does so in part but pay some attention to gender inequality. She's saying that UN का जो World Inequality Report आया था, ठीक है, उसमें फोकस इनइक्वालिटी के ऊपर था, बट जेंडर इनइक्वालिटी पे भी तो कुछ फोकस करिए आप. पर कैसे, हाउ? देन शी सेज बट हाउ? बाय फोकसिंग एंटायरली ऑन वुमेन्स अनइक्वल पोजीशन इन द लेबर मार्केट. डेयर वी आस्क व्हाट अबाउट वेल्थ इनइक्वालिटी. ओके, शी सेज दैट सी इनइक्वालिटी पे फोकस किया गया है और हमें हमारे इस बात पे भी हम रिपोर्ट्स जो है वो इस बात पे ध्यान देती है कि लेबर मार्केट में वुमेन का क्या अनइक्वल पोजीशन है. रिसेंटली अभी कुछ दिन के पेपर में भी हमने देखा है, काफ़ी ज़्यादा डेटा आई थी और वो रिवील कर रही थी कि लेबर मार्केट में वुमेन का कम भागीदारी है. तो वाई इट इज़ सो, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द वुमेन लेस पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट फोर्स. Those are the things. So she is saying that okay, you are doing this thing fine, but what about the wealth inequality? Ask this. Neither report mentions women and wealth, although the WIR spends many ungendered chapters on household wealth inequality. So what are these reports implying, that wealth is only for men while women are merely labor? देन सी सेज कि ये जो दो रिपोर्ट्स थी जो ऊपर में अभी हमने देखा है, ये दोनों रिपोर्ट जो है वो इनइक्वालिटी की बात कर रही है. वो दोनों रिपोर्ट लेबर मार्केट में जो इनइक्वालिटी है इसके ऊपर बात कर रही है स्पेसिफिकली कि लेबर मार्केट में कैसे वुमेन की कम पार्टिसिपेशन है, वुमेन की ज़्यादा. बट तो क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि वुमेन जो सिर्फ वो मेयरली लेबर है, बट किसी ने ये बात नहीं कही है कि मेन के पास ज़्यादा वेल्थ है और वुमेन के पास कम. दैट इज़ व्हाट ऑथर सेज. ओके, next paragraph, she says the vast body of academic research on the women's economic status over the decades has focused mainly on one thing, women's situation in the labor market. ये जितनी भी एकेडमिक रिसर्च हो रही है वुमेन इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर पूरे लास्ट एक डेकेड से, वो सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रही है कि वुमेन की सिचुएशन क्या है लेबर मार्केट. व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन द लेबर मार्केट? दैट इज़ व्हाट द एकेडमिक रिसर्च हैज़ बीन फोकसिंग अपॉन इन द लास्ट वन डेकेड. Right, so this persistent mismeasurement of women's economic status by ignoring gender inequality in wealth and assets in numerous papers, reports and policy briefs makes the main source of gendered economic inequality in much of the world invisible and ignored in policy. अच्छा, ये जो सेकेंड लाइन है कि इसमें ये बता रही है कि ये जो हमने वेल्थ इनइक्वालिटी पे फोकस करना बंद कर दिया है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं हम, इसके वजह से क्या हो रहा है, जेंडर्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इस पे फोकस नहीं जा रहा है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस वर्ड, जेंडर्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ओके, व्हाट दिस वर्ड you can use in your mains answer. So there is a gendered economic inequality which is persistent because of the wealth inequality, but the academic research, the
academic research which is happening on the women's economic status, they are not focusing on this particular fact. What they are focusing on the labor force, where what is the participation of women in the labor, that is what she is saying. Then the work by the feminist economist does not entirely escape this bias. She says about the same thing about the feminist economist also. जो feminist economist है वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है. Then she says that why is measuring gender inequality in wealth so important? Now she is coming to tell that why it is important, why we need to measure the gendered inequality in the wealth. Not just to correct the serious conceptual flaws in measuring gender inequality, but also because wealth or asset ownership, number A, affects the women's and the children's well-being in ways that employment alone does not, and B, impacts productivity and economic growth. C, the key to most sources of decent work and earnings. Now let me explain you. Okay, she says that the measuring gendered inequality in wealth, okay, the thing is gendered inequality in wealth, it is important. क्यों? ये इसलिए नहीं कि ये एक सीरियस कंसेप्चुअल फ्लॉज है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी मेज़र में. मतलब ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि ओके जेंडर इनइक्वालिटी में जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं हमने सिर्फ लेबर मार्केट पे किया है, हमने वेल्थ पे नहीं किया है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. नहीं, ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वेल्थ और एसेट ओनरशिप है जो होती है वो अफेक्ट्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वेलबींग. एक महिला, हम सब जानते हैं, अगर हमारी माँ के पास कुछ होता है, it's the same case for father also, but I'm talking about here and for the article perspective, that whatever our mother has, she give all of us, okay, right. अपने बच्चों को दे देती हैं हर चीज़. मतलब मालूम एकदम, मतलब हमेशा जहाँ जिस भी महिलाओं के पास अगर ज़्यादा होता है, एसेट ज़्यादा होता है, वेल्थ ज़्यादा होता है, तो उनके बच्चे के वेलबिंग में बहुत ही अच्छा काम इफेक्ट पड़ता है. दैट इज व्हाट शी इज सेइंग इन द फर्स्ट पॉइंट, अफेक्ट द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वेलबिंग इन वेज दैट द एम्प्लॉयमेंट अलोन डज नॉट. ठीक है, अगर देखो, there is two different things. One, a woman is employable and another woman is having a wealth. Okay, if a woman is having a wealth, that means what, she has some possession. Okay, and the second thing is she is employable, means she is earning wages. So she says if a woman has a wealth, तो उनके चिल्ड्रन के वेलबिंग पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ जो कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जिससे सैलरी आ रही है उससे सिर्फ रहने से इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि वेल्थ रहने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. दैट इज़ व्हाट शी इज सेइंग. इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली. अब प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज देयर इज़ अ वुमेन, ओके, शी ओन्स अ कैफ़े. ओके, cafe in a sense, let it be computer cafe only, why to think about any other thing, computer cafe. Okay, she owns a computer cafe and she is also employable in a big MNC company. So now this computer cafe is on her name. So क्या ये wealth particularly उनके नाम का है? ठीक है, she owns this asset, she owns this business. Now अब वो बस अपना कैमरा वैमरा लगा कर अच्छे से एक वर्क रख दिए, एक आदमी रख दिया वहाँ पर. अब वो कैफ़े चल रहा है अच्छे से, वहाँ पे गेमिंग भी हो रही है और सब आ रहे हैं जा रहे हैं, एंड शी इज़ एबल टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, एंड शी इज़ वर्किंग वेरी गुड इन अ बिग MNC कंपनी, लेट इट बी बिग कंपनी, विप्रो, एक्सेंचर, एनी अदर कंपनी. ओके, शी इज़ वर्किंग देयर ऑल्सो. सो क्या होगा कि अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट पे कुछ इफेक्ट भी पड़ता है तो शी इज़ फ्री. उनके प्रेशर नहीं है उनके दिमाग पर कि अच्छा ठीक है मुझे तो ऐसे बिहेव करना होगा, अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या होगा. नहीं, उनके, और मान लो दूसरी चीज़ की, अगर उन्हें कुछ ऐसा मतलब कुछ और करने का, कुछ और लर्निंग करने का है, उनको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उन्हें अभी जितनी सैलरी आ रही है बट उन्हें ज़्यादा सैलरी, उनको सैलरी स्विच, उनको जॉब स्विच करना है ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए, पर उसके लिए उन्हें कुछ तो एक पहले से बैकअप होना चाहिए ना. तो वो बैकअप जो है वो उन्हें हेल्प करेगा अपना सैलरी, अपने जॉब को स्विच करने में और ऊपर की तरफ जाने के लिए. उस बीच में जो गैप आएगा वो उनकी वेल्थ जो है, जहाँ से उनकी अर्निंग आ रही है, जो एसेट वो ओन कर रही है, वहाँ से उनको हेल्प मिलेगा. तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ. अब वो ज़्यादा अर्न करेंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, राइट. थर्ड इज़ द की टू मोस्ट सोर्सेज ऑफ डिसेंट वर्क एंड द अर्निंग्स. डेफिनेटली डिसेंट वर्क, आई डोंट नीड टू गिव एग्जाम्पल. तो दिस आर द थ्री थिंग्स पर्टिकुलरली कि अगर वेल्थ और एसेट ओनरशिप होता है जेंडर महिलाओं के पास तो इससे क्या इफेक्ट हो रहा है. तो जेंडर इनइक्वालिटी, it is important, just not because it is just a measuring flaw in the conceptual flaws in measuring, but rather also it has some benefits which I have explained you. The next, now she is explaining each. First, a vast body of global empirical evidence over the 3 decades 1994 to 2024
ठीक है, shows that the global south if that in the global south if the mother owns assets, child survival, health and educational outcomes are likely to be significant better than if only the father owned assets. Gender matters beyond class. Owning immovable assets also hugely reduces women's risk of domestic violence and of poverty in case of marital breakdown. Okay, the first point is about the children welfare, which she has just quoted. She has explained here. She says that एक डेटा है जो कि 3 डेकेड के डेटा है 1994 से 2024 का. तो वो डेटा एक्सप्लेन करता है कि ग्लोबल साउथ में अगर एक मदर के पास एसेट है ज़्यादा है तो उसके चिल्ड्रन के वेलबींग पे ज़्यादा इफेक्ट है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ज़्यादा सर्वाइवल, हेल्थ, एजुकेशन आउटकम्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू फादर ओनिंग द एसेट. दिस इज़ द डेटा रिवीलिंग फॉर द ग्लोबल साउथ. ओके, और जेंडर जो ये जो पर्टिकुलर जेंडर है ये बियॉन्ड द क्लास मैटर करता है. ओनिंग इमूवेबल एसेट्स ऑल्सो ह्यूजली रिड्यूसेस वुमेन्स रिस्क ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ एंड ऑफ पॉवर्टी इन क्लास ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन. मैरिटल ब्रेकडाउन होगा तो भी तो हेल्प करेगा, राइट. सेकेंड, सेवरल स्टडीज इंक्लूडिंग दोज कोलैटेड बाय द. अच्छा, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर था ना. सेकेंड ये था इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो सी इज एक्सप्लेनिंग दिस सेकेंड वन. ओके, so several studies including those collated by the Food and Agriculture organizations show that if women have access to productive asset like the farmland and related inputs, it can greatly increase farm productivity and the country's agricultural growth rates. Okay, now she says given some example and she is saying that if a woman is, ऐसा डेटा हमें बता रहा है कि महिला के पास अगर प्रोडक्टिव एसेट है लाइक द फार्म लैंड और रिलेटेड इनपुट्स तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऐसा डेटा बता रहा है. ओके, एंड इट्स अ फैक्ट ऑल्सो, वी नो दिस. ओके, एंड मीन्स आई एम नॉट गेटिंग बायस्ड एंड ऑल. मतलब हमने अपने पापा मम्मी सबको अच्छे काम करते देखा है. और ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं. फॉर वास्ट नंबर्स ऑफ वुमेन स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ, owning the productive asset is essential for viable livelihood since women are employable largely in the formal sector and especially in the agriculture. ओके, देखो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जो मोस्ट सोर्सेज ऑफ डिसेंट वर्क एंड अर्निंग. ओके, डिसेंट वर्क एंड अर्निंग. नाउ शी इज एक्सप्लेनिंग दिस डिसेंट वर्क. हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सी वुमेन जो वास्ट नंबर ऑफ वुमेन जो ग्लोबल साउथ में है जो कि प्रोडक्टिव एसेट्स को ओन करती है, ठीक है, इज एसेंशियल फॉर वाइबल लाइवलीहुड सिंस वुमेन आर एम्प्लॉयड लार्जली इन द इनफॉर्मल सेक्टर स्पेशली इन द एग्रीकल्चर. सी यहाँ पे वो ग्लोबल साउथ को ही पर्टिकुलरली कोट करके बता रही है कि ग्लोबल साउथ की जो महिलाएं हैं उनके पास जो भी प्रोडक्टिव एसेट है वो उनके वाइबल लाइवलीहुड के लिए, उनके रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल साबित हुआ है. और वो उन्हें मतलब क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ग्लोबल साउथ की महिला इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके डिसेंट वर्क के लिए, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल जो भी a woman is there and she owns a farmland. Okay, she owns a farmland. मतलब सपोज फॉर एग्जांपल उनके हस्बैंड बाहर चले गए हैं और शी इज़ वर्किंग ऑन द फार्मलैंड. तो वो जो फार्मलैंड की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा काम देती है. या फिर चलो एक एग्जांपल लेते हैं अर्बन एरिया में भी. फॉर एग्जांपल दिल्ली में भी जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि अपना स्टॉल लगाती है, राइट. तो वो एसेट है वो वेल्थ है उनका, राइट. और वो उन्हें डिसेंट वर्क दे रहा है, एक लाइवलीहुड दे रहा है. पराठा आंटी का पराठा बनाती है ना बहुत अच्छा, तो वैसे तो उन्हें वो ये एक एसेट है जो कि इनका डिसेंट वर्क दे रहा है और ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है. दैट इज़ व्हाट शी इज़ एक्सप्लेनिंग. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन इंडिया फॉर इंस्टेंस द पीरियोडिक लेबर force surveys 2023-24 says two aspects stand out. Okay, one, only 86% of all the women workers and 91% of the rural women workers are informally employed. About 77% of the latter work in the agriculture. एक डेटा है जो ये बता रहा है कि 86% of the women workers जो है some 86% of all the women workers and 96% rural. यहाँ पे ये बता रहा है कि जो टोटल वुमेन वर्कर्स हैं उसकी 86% जो है इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है. अच्छा, उसमें से भी जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड उसमें से 91% रूरल एम्प्लॉयड है एंड 77% ऑफ द लेटर आर वर्किंग द एग्रीकल्चर. ठीक है, अब जो रूरली एम्प्लॉयड है उसमें से भी 77% कहाँ है, एग्रीकल्चर में. 76% ऑफ द रूरल वुमेन वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड. एंड ये डेटा है, बस इसका काम हमें बस ऐसे ही करना है. मोस्टली एज अनपेड वर्कर्स ऑन फैमिली फार्म्स और इन द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडिंग. हेंस barely a quarter ऑफ द रूरल वुमेन वर्कर्स आर इन द वेज एम्प्लॉयमेंट. मीन्स यहाँ पर एक डेटा कोट करके ये बता रहे हैं कि
बहुत कम ही ऐसी महिला है जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब कि फॉर्मल वर्क फोर्स के अंदर है, ठीक है, रूरल और कैजुअल वर्क फोर्स में। फॉर द रेस्ट एसेट ओनरशिप इज़ अ की टू वाइबल अर्निंग। बाकी सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एसेट ओनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो एकेडमिक रिसर्च जो कि एक सी the academic research on the women's economic status which is happening, they should consider the wealth ownership by the women. That is what this data says, that see 86% women तो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, उसमें से भी 91% रूरल महिला है, फिर उसमें से भी 77% एग्रीकल्चर में है। उसके बाद ये कि 76% रूरल वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मोस्टली अनपेड वर्कर्स है ऑन फैमिली फार्म्स और अपने ही घर में मतलब फैमिली फार्म्स में है, और इन द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडिंग पे है। तो बियरली क्वार्टर ऑफ द मतलब बहुत कम 25% around rural women workers, that is a third of all women workers are in wage employment. For the rest, asset owners is a key to viable earning. For example, land for farming, carts or stalls for street vending and so on. Next, however, diverse data sources, that is this one, National Family Health Survey and all these data consistently show that Indian women own land in only 12-16% of the rural land owning households. Even though many are de facto farmers, as mainly men out migrate to non-farm jobs. यहाँ पे ये बोल रही हैं ऑथर कि बहुत कम डेटा जो है वो ये बताता है, डेटा जो है वो ये बताता है कि ओनली 12-16% ऑफ द रूरल लैंड ओनिंग हाउस होल्ड जो है वो वुमेन है, ठीक है, मतलब 12 से 16% लैंड को ओन करने वाली सिर्फ महिलाएं हैं। बाकी ऐसे तो हमें पता ही है कि डी फैक्टो फार्मर्स भी हैं, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर मेन जो है वो आउट माइग्रेट कर जाते हैं नॉन फार्म जॉब्स के दूसरे स्टेट में, तो महिलाएं वहाँ पे रह के फार्मिंग देखती हैं तो डी फैक्टो फार्मर्स हो गई। पर ऐसे ऑन पेपर में देखा जाए तो सिर्फ 12 से 16% ही है महिलाएं फार्मर, राइट। सो दैट इज़ फॉर दोज वुमेन फार्मर्स ओनिंग फार्म लैंड, farm tools and other assets is complementary to their ability to work and earn. The same argument applies to yet small businesses. ओके सी यहाँ पे और भी बहुत सारी है, मुझे अभी और भी सारे आर्टिकल्स जो है बाकी के जो है मुझे कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आप जो बाकी का पोर्शन आप पढ़ लेना, बस इसमें एक्सप्लेन किया गया, बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। ओवरऑल इसमें से क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि दैट she is saying addressing directly to the academic research bodies who are conducting the research on the women's economic status. They are constantly talking about addressing the women's participation in the labor market force, but they are denying or they are not paying the adequate attention to the gendered wealth inequality. Means what is the wealth which is owned by the women, that they are not particularly focusing on that thing. That is what the author is saying, that they should focus on. Why? Now she has given that why it is important, why it is very crucial, or why it is influencing significant for a woman having a wealth. So these are the particular the three things he has quoted. First, it has a very good bearing on the child, okay. Second, increases the productivity, economic growth, and third, it gives a decent work and earning to for the woman. And then she has given some data which reveals that mostly a very less percentage of women are employed, a wage earner, especially in the rural areas, and mostly all are the employed in the informal sector. So wealth give them a very important source of earning. So women, so this research data should consider the wealth owned by the women. That is what she's saying, okay. Next article, yeah, this one, this is very important. Acting East in so this article is particularly in the context of our Prime Minister's visit to the 3 nations, starting from Indonesia, then Australia, and then New Zealand. And it has explained that how it has played a role in alignment with India's Act East policy, and also it was important in the context of Indo-Pacific. That is what the author has said and explained in this particular article, ओके तो पहला पैराग्राफ है जिसमें इसमें बस ये एक्सप्लेन किया गया कि 2014 में आवर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी. नेक्स्ट इज दैट द चेंज हाउएवर वेंट बियॉन्ड नोमेनक्लेचर रिफ्लेक्टिंग द न्यू रियल पॉलिटिक अंडरलाइंग इंडियाज अप्रोच टू द ईस्ट. अच्छा,
सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने नाम बदल दिया, नहीं, हमने इस नाम के बदलने के साथ साथ हमारा जो सिर्फ नोमेनक्लेचर नहीं बदला, हमारा जो पूरा ओवरव्यू था टुवर्ड्स द फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट गॉट अ रियल चेंज, ठीक है, दैट रिफ्लेक्टेड द न्यू रियल पॉलिटिक अंडरलाइंग इंडियाज अप्रोच टू द ईस्ट. ओके, real politics means now the India is going to have a different way towards the east. That is what it's saying. Next is the objective of the Act East policy is to promote economic cooperation, strengthen cultural ties, and develop strategic relationship with countries in the Indo-Pacific. यहाँ पे फिर ऑथर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहा है. दैट इज़ टू प्रमोट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जैसे हम लोग ट्रेड रिलेशंस बनाएंगे, दैट इज़ द थिंग. फिर स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन, हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और आसियान कंट्रीज़ के बीच काफ़ी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है, राइट, और उसके पहले से भी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी रहे हैं. उसके बाद डेवलप द स्ट्रैटेजिक रिलेशन. द स्ट्रैटेजिक रिलेशंस क्या मतलब हो गया कि जो ईस्ट एशिया है, आसिया, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे जितने कंट्रीज़ के जो लोकेशंस है जियोग्राफिकली, इफ़ वी आर कनेक्टिंग विद देम, ओके, दैट डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, तो हमें वो हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? सी, चाइना इज़ आवर अटमोस्ट, वी कैन से दैट बिगेस्ट राइवल राइट नाउ. तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए इन सारे कंट्रीज़ का स्ट्रैटेजिक लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पता चाइना अगर कभी से कहीं से कल अटैक करे तो हमें ये सब कंट्रीज़ के बेसिस, नेवल बेसिस एंड इन सब की ज़रूरत होती है. प्लस उसके साथ साथ हमें देखना भी होता है कि चाइना क्या कर रहा है, और उसको जानने के लिए हमें भी इस कंट्री के जो जोग्राफिकल लोकेशंस है वहाँ उसी के आसपास के नेवल बेसिस का एक्सेस चाहिए होता है, देखना पड़ता है, कोऑपरेशन रखना पड़ता है, टू हैव द सिक्योरिटी, to have the intelligence, right? So to develop the strategic relations with countries in the Indo-Pacific. Next, the engagement was to be at both bilateral multilateral levels. Now what does this mean? Means ऐसा नहीं है कि हम लोग कंट्री बस इंडिया का इंडोनेशिया के साथ रिलेशन है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन, इंडिया का नहीं, हम लोग अलग अलग मल्टीलैटरल बॉडीज़ में भी साथ में. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, राइट. फिर मेनी अदर ट्राइलैटरल नेशंस आर देयर, यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक और कंट्री के साथ है. फिर हमारा आसियान जो एक मल्टीलैटरल बॉडी हो गया, राइट. तो हम लोग कंट्री स्पेसिफिक के साथ साथ मल्टीलैटरल लेवल पे भी इंगेजमेंट रख रहे हैं ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ. नाउ इंडिया हिस्टोरिकल लिंकेजेस टू ईस्ट एशिया स्पेसिफिकली इन द डोमेन्स ऑफ कल्चर एंड ट्रेड में क्या है, और कल्चर के साथ भी हम लोग कल्चरली कनेक्टेड. जैसे बुद्धिज़्म इज़ अ रिलीजन, वी आर कनेक्टिंग कल्चरली थ्रू बुद्धिज़्म. इट वॉज ऑफिशियली रिवाइव थ्रू द लुक ईस्ट पॉलिसी. स्टार्ट तो हुआ तो लुक ईस्ट पॉलिसी, फोकस मेनली ऑन साउथ ईस्ट एशिया ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर. 1991 में उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट किया गया था. दैट टाइम द फोकस वॉज मेनली ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर. जियोग्राफिकली एक्सटेंडेड बियॉन्ड द साउथ ईस्ट एशिया टू इंक्लूड द वाइडर एशिया पैसिफिक. फिर साउथ ईस्ट एशिया को भी इंक्लूड किया गया. बट आगे चल के वो कोऑपरेशन हमारा चेंज होता है, मतलब बढ़ता है, वाइडर होता है, और जस्ट नॉट इकोनॉमिक, नाउ सिक्योरिटी ऑल्सो, कल्चरल टाइज ऑल्सो, वी आर एक्सप्लोरिंग द अदर व्यूज, अदर arena also. In the words of Prime Minister, for too long India and the United States have looked each other across Europe and Atlantic. See, देखिए क्या होगा अगर आप सपोज एग्जांपल सेंट्रल इंडिया के बीचों बीच इंडिया में खड़े हैं, ठीक है, आप इंडिया में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कश्मीर की तरफ, आप तमिलनाडु में खड़े हैं, सपोज आप तमिलनाडु पे खड़े हैं और कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, तो आपके जो आपके लेफ्ट में यूनाइटेड स्टेट्स आप कितना दूर दिखेगा, आप कैसे देखेंगे? अक्रॉस द यूरोप एंड द अटलांटिक, मतलब यूरोप पार करके अमेरिका हमें दिखेगा. पर अगर आप अपने राइट में देखेंगे, व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज़ व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर से, जब हम अपने ईस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें बस आई सी द वेस्टर्न शोर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हमें यूनाइटेड स्टेट्स का पश्चिमी छोर दिखाई दे रहा है, राइट. हमारे राइट में हमें अमेरिका बहुत बगल में दिख रहा है, पर हमें लेफ्ट में हमें बहुत दूर दिखता है, तो हमने राइट की तरफ भी तो देखें. That is what the quote actually means. The sectoral scope went beyond economics to include the issues of security, culture and the connectivity. Both hard and soft aspects of foreign policy were incorporated. फिर धीरे धीरे पहले तो इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन की तरह स्टार्ट हुआ था, पर धीरे धीरे ये जो सेक्टरल स्कोप, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के साथ जो कोऑपरेशन है हमारा, वो इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड हमने सिक्योरिटी, कल्चर और कनेक्टिविटी को भी इश्यूज़ को इंक्लूड किया. और ये हम उसके साथ साथ हमारा हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर सब इंक्लूड हुआ फॉरेन पॉलिसी में, इनकॉर्पोरेट किया गया इन द एंगेजमेंट विद दिस ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया पार्ट. फिर न्यू दिल्ली विश टू करेक्ट द हिस्टोरिक नेग्लेक्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन एंड वॉज विलिंग टू शोल्डर ग्रेट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. पहले तो देखिए क्या होता था कि पहले थोड़ा इकोनॉमिकली इंडिया, मतलब
बिफोर अ डेकेड। तो हमने उतना थोड़ा डिप्लोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी हमारा थोड़ा पीछे चल रहा था, लैगिंग था, तो हमने थोड़ा सा कुछ नेग्लेक्ट दिखाई थी। अब वो नेग्लेक्ट को सुधारने के लिए इंडिया ने शोल्डर दिया ग्रेट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्या था क्या है ये? देखिए, इसका मतलब ये था अमेरिका का साथ दिया इंडिया ने। इंडिया एक्चुअली शोल्डर्ड विथ अमेरिका टू हैव द रोल इन द एशिया पैसिफिक, दैट इज़ व्हाट सेइंग। और ये किस लिए था? हमारा हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट जो एशिया पैसिफिक में था उसको काउंटर करने के लिए, उसको फिल करने के लिए। दिस कॉन्फिडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्टैंड वाज वेल रिसीव्ड। जब हमें ये जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड था ये बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया गया, सिर्फ बाई द कंट्रीज एंड रीजन एंड बियॉन्ड। सिर्फ इस रीजन में ही नहीं, ईस्ट एशिया के रीजन में ही नहीं, उससे भी आगे चल के यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि इंडिया टू बी ए पार्टनर एंड नेट प्रोवाइडर सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड। सी, अमेरिका हर जगह नहीं रह सकता, तो अमेरिका सोचा कि इंडिया को अपना सेकंड पार्टनर बना लेते हैं। सेकंड पार्टनर मतलब सेकेंडरी पार्टनर, नॉट सेकेंडरी पार्टनर। और वो इंडियन ओशन में अमेरिका इंडिया को बोला कि आप यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करें। मतलब जैसे वहाँ पे इंडियन ओशन में कुछ होता है तो सबसे पहले इंडिया जाएगी, ऐसा अमेरिका ने बोला था। बट राइट नाउ वी नो दैट America has removed the Indo-Pacific label also, so that is a different thing. The author is talking about the previous thing, the emergence of the Indo-Pacific as a new geopolitical concept and revival of Quad among the 4 democracies reflected this broader strategic shift. और उसके साथ साथ Indo-Pacific एक new geopolitical concept की तरह emerge हुआ। और Quad, और जब Quad बना, यहाँ पे 4 डेमोक्रेसीज है, इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और जब ये 4 डेमोक्रेसीज जब साथ में आए तो यहाँ पे एक बॉर्डर स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ, इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। ठीक है, ऑल द यूएस इज विनिंग अवे इंडो फ्रॉम द इंडो पैसिफिक, द रियलिटी ऑफ हाइफिनेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे वही बात जो भी मैं बोली थी आपको कि अमेरिका ने रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत में लेबल हटा दिए, इंडो पैसिफिक जो लेवल था उसको हटा के पैसिफिक कर दिया। मतलब अमेरिका इज टेलिंग indirectly to India that look India, we don't need you anymore in the Indian Ocean, we can control it, it's not Indo-Pacific, it's Pacific only. Okay, so but author is saying उसका हटाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है उस रीजन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस रीजन में? इंडो पैसिफिक एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इग्नोर नहीं कर सकते, पर्टिकुलर इन द लाइट ऑफ चाइनाज इंक्रीजिंग एसेटिवनेस। सेवरल नॉन कन्वेंशनल एरियाज लाइक द IUU, फिशिंग, piracy, trafficking in drugs, humans and arms, illegal migration and natural disaster also necessitate the collective action। और भी बहुत सारे जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन की इंपॉर्टेंस है। इंडिया का सागर इनिशिएटिव, IPOI इनिशिएटिव, महासागर इनिशिएटिव्स, ये सब इन सब के को एनहांस कर रहा है। द पॉलिसी इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंज। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो चैलेंज बता रहा है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे नेबरहुड में जो आती है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। हमें कंसिस्टेंसीज कन्फ्रंट करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का, लाइक यूनाइटेड स्टेट इन दिस ईस्ट एशियन रीजन। एक्टिस्ट पॉलिसी शुड ऑल्सो नॉट टू ओवरली स्ट्रेटेजिक। अगर हम लोग उसको ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वे में ले लेंगे तो हमारी रीजनल स्टेबिलिटी अपसेट हो जाएगी। फिर लैक ऑफ एडुकेट हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नॉर्थ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कि हम ऐसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक गेटवे की तरह बना रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्ट एशिया। तो हमारा एक इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। Despite all this, the Act East policy has enhanced the partnership with ASEAN, positioning India as a responsible maritime power, ठीक है। इन सब के बावजूद एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो हमारी पार्टनरशिप आसियान के साथ बहुत ही अच्छा कर दिया और हमें एक रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम पावर की तरह भी पोजीशन करती है। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद द लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज एंड गिविंग वॉइस टू द कंसर्न्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशंस, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर कहीं भी किसी मल्टीलैटरल मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग स्मॉल आइलैंड नेशंस के स्पेशली क्लाइमेट चेंज से इश्यूज जो रिलेटेड होते हैं वहाँ पे हम लोग अपना वॉइस कंसर्न रेज करते हैं। वी वॉइस आवर कंसर्न ऑन द बिहाफ ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्लोबल साउथ, कॉन्स्टेंटली एंड फ्रिक्वेंटली वी आर डूइंग सो, स्पेशली on the topic of climate change, which are impacting in a very severe way to these island nations, right? And there is an author, there is a Tehi Hsai, something like that, ठीक है। उनकी बात को ऑथर बोल रहे हैं कि इनकी बात जो ये कही है, तो वेस्ट कैन टीच द ईस्ट हाउ टू गेट अ लिविंग, ठीक है। वेस्ट जो है, पश्चिम जो है, वो हमें सिखा सकता है कि हमें कैसे अर्न करना है, राइट। बट ईस्ट मस्ट इवेंचुअली बी आस्क्ड टू शो द वेस्ट हाउ टू लिव। हम ये दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे रहना है, ठीक है। अर्न तो कर लेंगे, रहना कैसे हम दिखाएंगे वेस्ट को, ऐसा बता रहे हैं, ठीक। अब इस पूरे आर्टिकल को समराइज़ किया जाए। इसमें आर्टिकल में ऑथर यही बोल रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है
वो काफ़ी चेंजेस लाई, स्टार्ट हुआ था 1991 से। वो तो पहले इट वाज on the basis of the economic cooperation only, but with the time it has included and went beyond economics, include security, cultural issues, connectivity area, strategic areas. Many other areas were incorporated in the foreign policy towards the East Asia, and Act East policy actually enhanced our relationship with the East Asia. Author also has mentioned about the Indo-Pacific area, where the India has been playing a very big role, and by bringing the Act East policy, India has tried to neglect the historical mistake and shouldered the great responsibility. That is, tried to be with America. America said that India is going to be a net security provider in this particular area, Indo-Pacific area. But recently, America has tried winning away from this hyphenation and has dropped the word Indo from the Indo-Pacific. But this reality of hyphenation cannot be ignored in the long run. Reality of hyphenation means Indo-Pacific cannot be ignored in the long run by seeing the China's increasing acceptance and many other arenas there. Because collective action is needed. Means author is saying to America that, look, America, you cannot say that, okay, you are going to alone drive in this deep dive in this area and you are going to address all the issues. No, Indo-Pacific is there, means importance of India cannot be neglected because of these reasons, and India has some initiative which is going on. So overall, Act East policy has done a very good thing for us, and there are challenges. The challenges for the Act East policy is the regional instability like the Myanmar, Bangladesh and all. Okay, connectivity issues हो जाती है हमारी. Second thing है कि हमारा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे तो हमारा रीजनल स्टेबिलिटी अपसेट हो जाता है. एंड द थर्ड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को गेटवे की तरह पोर्ट्रे करते हैं. हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम गेटवे की तरह पोर्ट्रे करते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट एशिया, बट उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, वो वहाँ पे नहीं है. इस पेज में बस यही इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे SIR के ऊपर एक है डिजिटल गवर्नेंस. ये कल का एक आर्टिकल आया था, उसके ऊपर है कि वहाँ पर जो आधार के जो बनाने वाले हैं उन्होंने खुद इस बात को लिखी थी कि जैसे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार के डेटा को नहीं मान रही है सिटीजनशिप के लिए, तो इसी के ऊपर काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था. तो उसी में मुझे बस एक लाइन इंपॉर्टेंट लगी. द फिलॉसफी बिहाइंड इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन टू आस्क लेस नॉट मोर ऑफ सिटीजन्स. राइट, वी कैन यूज़ दिस लाइन दैट डिजिटल पब्लिक